तो पिछले क्लास में हमने रेडियो एक्टिविटी है ना ये स्टार्ट कर लिया था। और क्या होता है रेडियो एक्टिविटी ये हमने पढ़ लिया था। रेडियो एक्टिविटी होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियस ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक प्रेशर टेम्परेचर, यानी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे प्रेशर टेम्परेचर के बगैर ही अगर हैवी न्यूक्लियस अपने आप टूटने लग जाता है तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। और जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना था उसको हम कैसे जो मेजर करते हैं उसकी यूनिट क्या थी, तो हमने बात करा था क्यूरी है ना। वन क्यूरी को हम बैकवायरल में डिकेज पर सेकंड में और रदरफोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा था। वन क्यूरी किसके इक्वल होता है, 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बैकवायरल। ठीक है। और वन क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिकेज पर सेकंड भी हम बोलते हैं, और वन क्यूरी को अगर हम रदरफोर्ड में बोलेंगे तो 10 की पावर 6 रदरफोर्ड होता है। तो ध्यान रखना जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट होती है वो क्यूरी होती है, और उसको हम बैकवायरल डिकेज पर सेकंड या रदरफोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी जो है ना, उसमें हमने देखा था कि जब भी कोई हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे यूरेनियम थोरियम ये होते हैं, इनसे क्या कहते हैं, तीन तरह के रेडिएशंस निकलते हैं। कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है। अब ये जो हमारे पास अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस हैं उसमें अल्फा जो रेज होती हैं है ना, अल्फा रेज उनपे कैसा चार्ज होता है सॉरी, अल्फा रेज पे कौन सा चार्ज होता है बताओ। पॉजिटिव। भूल गए, अल्फा रेज पे कल बताया था मैंने। पॉजिटिव। पॉजिटिव का। पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। और अल्फा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, सबसे कम होती है इन तीनों में से। पेनिट्रेटिंग मतलब आर पार करने की एबिलिटी, जैसे दीवार के को जैसे कि ये बहुत पतली सी, जैसे कि कागज का शीट लगा देते हैं तो उसको क्रॉस कर सकता है, लेकिन अगर हम जैसे कि थोड़ी मोटी सी दीवार अगर खड़ी कर देते हैं तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है उसकी लेस होती है। तो अल्फा रेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रेस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव का। ठीक है। और अल्फा रेस हीलियम पार्टिकल के जैसे होते हैं, बीटा रेस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के जैसे होते हैं, गामा रेस क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनपे कोई भी चार्ज नहीं होता, इसीलिए वो स्ट्रेट निकल जाते हैं। अच्छा, गामा रेस जो होते हैं इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, और बीटा रेस की क्या होती है, अल्फा और गामा के बीच में होती है। तो ये हमने पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, ये सब हमने जब पढ़ ली था उसके बाद हम अल्फा बीटा और गामा रेस के जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, उसके बाद हम आते हैं अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। डीके का मतलब क्या होता है, डीके का मतलब होता है टूटना। ठीक है। यानी जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टूटते हैं तो अल्फा रेस का बाहर निकलना, यानी इमिशन ऑफ अल्फा रेस फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अल्फा डीके है क्या, अल्फा डीके एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर अल्फा रेस का इमिशन होता है फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है। तो अल्फा डीके को कैसे हम डिफाइन करेंगे, इट इज द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा रेज फ्रॉम द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ठीक है। अब अल्फा रेज जो होते हैं वो होते हैं किसके सिमिलर, अल्फा रेज होते हैं हीलियम पार्टिकल के सिमिलर। अब हीलियम पार्टिकल जो है उसके अंदर दो प्रोटॉन होते हैं, और उसका जो मास नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हमने मान लिया कोई जो हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसको हम x मान लेते हैं, इसमें a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास नंबर को, z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर को। तो अगर अल्फा रेज निकले हैं, अल्फा रेज का निकलने का मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हीलियम पार्टिकल एक निकला है। ठीक है, हीलियम पार्टिकल के सिमिलर होते हैं। अब हीलियम पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2, यानी 2 प्रोटॉन निकल गए। तो ये जो Z है हमारे पास, Z में से हम 2 प्रोटॉन को घटा देंगे तो ये हो जाएगा Z माइनस का 2। वहीं पे अगर हम बात करेंगे जो हीलियम पार्टिकल होता है उसका मास नंबर होता है 4, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं उसमें, तो वो 4। तो बिल्कुल हीलियम पार्टिकल में भी वही 4 क्या कहते हैं जो 4 है,
वो मास नंबर हम इसमें से घटा दें तो A माइनस में 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे कि अल्फा रेस डिके हो रहे हैं, है ना, अल्फा रेस जो है अल्फा डिके है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहेगा उसमें से मास नंबर को हम 4 लेस कर देंगे और एटॉमिक नंबर को 2 लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोई दूसरा जो एलिमेंट बनेगा Y, वो उसका मास नंबर क्या आएगा, A माइनस का 4 और यहाँ पे Z माइनस का 2 आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो यहाँ पर हमने लिया है यूरेनियम, यूरेनियम का एक आइसोटोप ले रखा। अब यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है यहाँ पे 92 और जो मास नंबर है वो है 238। ठीक है, अब अल्फा रेस यहाँ से निकल रहे हैं। अब अल्फा रेस अगर निकलेंगे तो देखो ध्यान से, 92 यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 92 हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि अल्फा रेज निकले हैं, अल्फा रेज निकले मतलब हीलियम पार्टिकल निकला है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें से 2 प्रोटॉन को कम कर दो, तो 2 प्रोटॉन कम होंगे तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, मास नंबर कितना होगा, 4 कम होगा, है ना, क्योंकि हीलियम पार्टिकल यहाँ पे हमारे पास उसका मास नंबर 4 होता है। तो इस 238 में से 4 लेस कर दिया, 234। तो ये हमारे पास जो है ये रिएक्शन बन गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे Y जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मास नंबर 234 है और इसका एटॉमिक नंबर 90। ठीक है, अच्छा, यहीं पर ही अगर हम बीटा डीके की बात करें तो बीटा डीके क्या आता है, बीटा डीके एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर बीटा रेस जो है वो एमिट करते हैं, यानी उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बीटा रेस बाहर निकलेंगे। बीटा रेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के सिमिलर होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा डीके है क्या, इट इज द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ बीटा रेस फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ बता दूं, कुछ नए नाम जो हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, है ना, वहां पर हमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पर थोड़े से नए हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, जैसे एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या क्या चीजें हैं, तो थोड़ा सा समझो यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन कंटिन्यूसली मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं न्यूट्रॉन्स, है ना, वो टूटते भी रहते हैं, टूटते मतलब ब्रेक होते रहते हैं, है ना। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा है प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो ये प्रोटॉन, प्रोटॉन तो स्टेबल होते हैं, है ना, लेकिन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो टूटते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं। अब ये न्यूट्रॉन जो है वो किन किन में टूट सकता है, न्यूट्रॉन टूटता है प्रोटॉन में, यानी कि न्यूट्रॉन खुद एक प्रोटॉन देगा। अब प्रोटॉन अगर देगा तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल था तो इसने एक पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन दे दिया तो एक पक्का नेगेटिव पार्टिकल भी देगा। अब नेगेटिव पार्टिकल जो आता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे E माइनस जो लिखा है वो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें हमें न्यूट्रल मिलेगा पार्टिकल। ठीक है, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा कि उसके साथ एक और पार्टिकल आता है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। तो जब कभी भी न्यूट्रॉन टूटते हैं प्रोटॉन में और प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन के साथ जब भी एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज वाला एक पार्टिकल आएगा, तो अपने साथ क्या लेकर के आता है, एक एंटी न्यूट्रिनो लेके आता है, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये हम बोलते हैं। ये जो हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो होता है इसका मास नहीं होता, है ना, नेग्लिजिबल मास होता है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसका देख सकते हो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर हम लिखे हैं -1, इसका लेते हैं हम क्या, -1। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो किस में ब्रेक हुआ, प्रोटॉन प्लस में एक इलेक्ट्रॉन प्लस में एक पॉजिट्रॉन, तो ये इस तरह से ब्रेक होता है। ओके, अब यहीं पर ही क्या है कि हमारे पास न्यूट्रॉन ऐसे भी पार्टिकल्स में क्या कहते हैं, जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो कंबाइन भी होकर के क्या देते हैं, वो कई बार न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे मैं नीचे दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लाइन देखा हमने, इसके बाद जरा यहाँ पे देखना, ये प्रोटॉन जो है वो भी अगर टूटेंगे तो क्या देंगे, वो न्यूट्रॉन प्लस में। अब न्यूट्रॉन अगर दिया है, देखो प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज था, है ना, उसने एक न्यूट्रॉन दिया। अब न्यूट्रॉन कैसे बना होगा, जब कहीं ना कहीं इस पॉजिटिव के साथ एक इलेक्ट्रॉन मिल गया होगा, यानी नेगेटिव वाला पार्टिकल मिल गया होगा, तभी न्यूट्रल हुआ। अब अगर नेगेटिव वाला पार्टिकल इसमें मिल गया हुआ तो इसने क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ, यानी कि पॉजिटिव वाला पार्टिकल, मतलब इसको ऐसे समझना,
ये हमारा प्रोटॉन जो है ये किस में टूटा, ये टूटा एक न्यूट्रल पार्टिकल में। अब प्रोटॉन पे तो था पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर न्यूट्रल कैसे दे सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल तब दे सकता है जब इसमें एक नेगेटिव वाला कोई चार्ज ऐड हुआ होगा। तो ये न्यूट्रल बनने के लिए यहाँ पर इसके साथ एक नेगेटिव का आना जरूरी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पक्का कहीं ना कहीं इस प्रोटॉन के साथ मिला होगा, तभी जा करके इसने क्या दिया, न्यूट्रॉन दिया है। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है तो इसको न्यूट्रल बनाने के लिए यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन भी होता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के जैसा मास होता है लेकिन उस पर चार्ज जो होता है वो प्लस का होता है। तो यहाँ पर ये ई माइनस जो दिख रहा है तुम्हें, इसके साथ अगर मिला हुआ तभी न्यूट्रॉन बना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या देगा हमें ई प्लस, जिसमें यहाँ पर इसका जो अटोमिक नंबर लेते हैं वो प्लस का वन लेते हैं, इस वाले में दिख रहा होगा माइनस वन लेते हैं। और अगर ये पॉजिट्रॉन आए, इसको क्या बोलते हैं पॉजिट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा होता है ये पॉजिट्रॉन। तो ये जो हमारे पास पॉजिट्रॉन है ये अपने साथ क्या लेके आता है, ये न्यूट्रिनो लेके आता है, ये एंटी न्यूट्रिनो लेके आ रहा था, ये न्यूट्रिनो लेके आता है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है, क्योंकि इतना डेप्थ में तुम्हें अभी जाना नहीं है, तो इसीलिए फिलहाल तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए क्या, कि अगर न्यूट्रॉन टूटेगा तो वो प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन के साथ क्या आता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो आता है। लेकिन वहीं पे अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन देगा तो न्यूट्रॉन अपने साथ एक पॉजिट्रॉन लेके आता है और एक न्यूट्रिनो लेके आता है। ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान रखना। अच्छा, अब ये वाला लाइन अगर तुमने देखा तो यहाँ पर इसको समझते हैं कि ये हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, या एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है Z, मास नंबर क्या है A। ठीक है, अब यहाँ से बीटा रेज एमिट हुए, बीटा रेज एमिट हुए हैं तो क्या होगा, अब बीटा रेज एमिट हुए हैं तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आता है, एक एंटी न्यूट्रिनो आता है, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे क्या दिख रहा था -1, और पॉजिट्रॉन का क्या होता है +1, और मास नंबर दोनों का क्या रहता है 0, यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा। तो ध्यान देना, जब भी बीटा रेस निकलते हैं तो हमें ना अलग अलग पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले अगर ये एलिमेंट टूटा तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके साथ क्या आ गया, एंटी न्यूट्रिनो आ गया। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस से याद रखना कि इलेक्ट्रॉन अपने साथ एंटी न्यूट्रिनो लेके आता है लेकिन पॉजिट्रॉन अपने साथ न्यूट्रिनो लेके आता है। तो यहाँ पर अगर ये एलिमेंट टूटा तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, अब इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है -1। अब यहाँ पे अगर -1 है तो यहाँ पर Z क्या हो जाएगा, तो ध्यान दे, Z में जो यहाँ पर हमारे पास Z है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो Z प्लस बन जाएगा। ऐसा क्यों, तो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें यहाँ पर कि जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो एक प्रोटॉन बनता है। अब वो प्रोटॉन जो है वो अपने साथ एक प्लस का वन, है ना, पॉजिटिव का वन, यानी एक अटोमिक नंबर प्लस का वन लेके आएगा। अब ये Z के साथ ऐड हो जाएगा तो ये Z प्लस का वन देगा। तो सिंपली इतना ध्यान रखो कि जब भी हमारे पास एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो उस इलेक्ट्रॉन देने के साथ इसके खुद के अंदर एक प्रोटॉन ऐड हो जाता है। तो क्यों प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन, तो इसीलिए Z प्लस का वन हो जाता है। तो जब भी हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा और एंटी न्यूट्रिनो देगा तो उसके साथ Z प्लस का वन लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पे इसका उल्टा देखो जरा, कि अगर ऐसा है कि ये वाला एलिमेंट जो है वो अगर पॉजिट्रॉन दे दे यहाँ पे, जैसे यहाँ पर मान लो पॉजिट्रॉन देता है, यानी ये एक्स वाला जो है तो ये प्लस का पॉजिट्रॉन देता है यहाँ पर, और ये वाला प्लस का होता, अब ये प्लस का हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस का वन हो जाता और यहाँ पर ये न्यूट्रिनो बन जाता। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है कब केस में, पॉजिट्रॉन के केस में। तो ध्यान रखना, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ प्लस आएगा, अगर ये पॉजिट्रॉन देगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये दो रिएक्शन हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है, ये वाला रिएक्शन देख सकते हो कि ये हमारा एलिमेंट है। अब यहाँ पर बीटा रेज एमिट हुए, बीटा रेज एमिट हुए तो यहाँ पर क्या इसने दिया, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन के साथ क्या आता है, न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन अगर यहाँ प्लस का बनाए तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का वन आ जाता है। क्यों माइनस का वन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गया था, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, तो ये Z माइनस का वन यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ना बैलेंस करने के लिए आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इतना डेप्थ में नहीं जाना अभी तुम्हें कि न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो क्या पार्टिकल्स हैं, है ना, पॉजिट्रॉन क्या आ गया, तो थोड़ा बहुत बस तुम्हें बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए। ओके, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को।
समझ आया ये चीज थोड़ा बहुत? समझ आया प्रीति, मानसी? यस सर, बता दो। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। भैया एक बार फिर से बता दो। अच्छा, एक बार फिर से बता दूं? एक सेकेंड। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर न्यूट्रॉन टूटेगा और न्यूट्रॉन टूटने के बाद एक प्रोटॉन देगा तो एक साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या लेके आता है? एंटी न्यूट्रिनो लेके आता है। तो ये नाम ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके आता है? एंटी न्यूट्रिनो लेके आता है। अच्छा, अगर हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है ना, वो इस तरह का है कि वो हमें प्रोडक्ट में एक इलेक्ट्रॉन देता है। जरा यहाँ पे ध्यान देना, अगर वो हमें एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक एंटी न्यूट्रिनो देता है, तो वहां पर Z हमारा कैसा हो जाता है? प्लस का हो जाता है। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन है तो पक्का एक प्रोटॉन इसमें ऐड हुआ होगा, तो ये Z प्लस का 1 बन जाता है। ठीक है, अब वहीं पर ही अगर हम बात करते हैं कि हमारा एलिमेंट टूट करके एक पॉजिट्रॉन देता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर ये पॉजिट्रॉन देगा तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, Z माइनस का 1, और यहाँ पर हमें न्यूट्रिनो मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर, ठीक है, आया समझ? आया समझ मानसी ये? हाँ भैया। अब देखो जरा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बीटा रेस इनको देखा। अब हमारे पास है गामा डीके। गामा डीके क्या होता है? तो गामा डीके एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो गामा रेज को एमिट करते हैं। अब गामा रेज जो है उसमें वो तो रेडिएशन हमारे पास है ना, उसमें तो कोई भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन वगैरह निकलते नहीं है। तो इसमें ना अटोमिक नंबर पे या मास नंबर पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना, वो कम या ज्यादा होंगे ही नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स जेड ए है ना, वो गामा रेज निकले तो वाई का भी जेड ए ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर रेडिएशंस निकलते हैं। रेडिएशंस कौन से? गामा रेडिएशंस निकलते हैं। तो यहाँ गामा रेज निकलते हैं बाहर। ठीक है, तो गामा डीके क्या है? इट इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ गामा रेज फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एनर्जी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट आएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमें हमारे पास तीन तरह के जो एमिशंस थे, डीके थे, वो हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो हमारे पास इम्पोर्टेंट दो टॉपिक्स हैं, है ना, वो एग्जाम में भी कई बार पूछ लेते हैं। वो है न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होते हैं? तो इसको यहाँ पर देख लो। एक मिनट। तो देखो जरा, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके ना एग्जांपल्स तुम्हें याद रखने, डेफिनेशंस भी याद रखनी है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब ये फिजन, फिजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? फिजन का मतलब टूटना। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको ऐड कर दूं मैं, पहले ऐड हो नहीं रहा है इसमें। एक मिनट बस।
चलो देखो जरा। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन इसको पढ़ लेते हैं हम। तो फिजन मीन्स होता है टूटना, ब्रेक होना, ठीक है। सो न्यूक्लियर फिजन क्या है? इट इज द फिनोमेना ऑफ अ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास हैवी न्यूक्लियस होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये सब, तो वह हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं, है ना, उन पर अगर हम न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं, मतलब न्यूट्रॉन से अगर हम हिट कराएंगे। अब न्यूट्रॉन क्या है? तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1, और इसका जो हम एटॉमिक नंबर लेते हैं वो लेते हैं 0, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन से जैसे हम इसको हिट कराते हैं, ये हमारे पास कोई हैवी न्यूक्लियस है, इसको अगर हिट कराएंगे तो ये क्या करेगा? टूट जाएगा। अगर ये टूटेगा तो ये हमें लाइटर न्यूक्लियाई में टूटता हुआ नजर आता है। मान लिया ये कोई हमारे पास हैवी न्यूक्लियस था, ये टूट गया लाइटर न्यूक्लियाई में बी और सी। अब जैसे ही ये टूटता है तो अपने टूटने के साथ क्या करेगा? ये 3 तो न्यूट्रॉन दे देता है ना, 3 न्यूट्रॉन दे देगा, प्लस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दे देगा, हीट एनर्जी देगा। तो क्या करता है ये कि जब भी हम हैवी न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन्स की बौछार कराते हैं, न्यूट्रॉन से हिट कराते हैं, तो ये लाइटर न्यूक्लियर में टूट जाता है, साथ ही साथ में 3 न्यूट्रॉन्स दे देता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दे देता है। तो इसीलिए हम न्यूक्लियर फिजन को यहाँ पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो इट इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियर। मतलब एक हैवी न्यूक्लियस का दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियर में टूटना क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्यूजन। अब इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, अच्छा सा, कौन सा? यूरेनियम जो 238 92 जो है हमारे पास, है ना, इस पर हमने क्या करा? एक न्यूट्रॉन से हिट कराया, हिट कराएंगे तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन, है ना, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, ठीक है। जो बेरियम है उसका एटॉमिक नंबर 56 और मास नंबर 144 है, क्रिप्टॉन का 36 और इसका 89 है, ठीक है। तो अब अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इनको जोड़ो जरा, ऐड करो, कितना आ रहा है? तो ये 56 प्लस 36 कितना हो जा रहा है? तो 56 प्लस में 36, तो ये आ जाएगा 6 6 12 1 5 8 9, 92 आ गया। तो ये तो पूरा 92 का 92 आ गया हमारे पास, है ना। यानी इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर हम ऐड करते हैं तो हमें 92 मिल रहा है, ठीक है। अब मास नंबर पे आ जाओ। जो ये हमारा मास नंबर है ये 194, सॉरी 144 और 89, इनको ऐड करते हैं। तो 144 और 89 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 233 ये देखो, आ रहा है। हाँ 233 आ रहा है ना। एक सेकेंड, 9 4 तेरह 1 9 10 11 12 13 1, 233 आ गया ना। अच्छा, 233 ये, और हमारे पास 233, तो कितने बच गए? 5 बच गए। हाँ भैया, 5। 5 बच गए ना। यहाँ पर 5, तो मास नंबर हमारे पास 5 आने चाहिए। यहाँ पर कुछ 230, यहाँ पे 235 होगा। 235, 3, 230, 236, कौन सा लेते हैं? एक सेकेंड रुकना जरा। ये इक्वेशन में ना, यहाँ पर इसका आइसोटोप का मास नंबर अलग होगा, क्योंकि हमेशा टोटल करने पर इतना ही आना चाहिए। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 235, 235 ही है।
ये वाला हमारा यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे 238 नहीं है, क्योंकि देखो यूरेनियम के हमारे पास और भी आइसोटोप होते हैं जिसका 238 भी होता है, बट यहाँ पर जो आइसोटोप ले रहे हैं उसका जो मास नंबर है वो हम 235 ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 144 और 89 को ऐड करा हमने, कितना आ गया हमारे पास, 233। अब 233 जो है हमारे पास यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम टोटल लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें 92 प्लस में 0, तो 92 ही रहेगा, जो कि सही आ रहा है। 56 प्लस में 36 जोड़ने पर 92 आ रहा है। अब इधर मास नंबर अगर हम देखें, ये मास नंबर अगर हम देखें तो ये हमारे पास 235 और इसका भी एक मास नंबर होगा हमारे पास जो कि 1 है। तो 235 प्लस में 1 कितना हो गया टोटल मिला करके हमारे पास 236। तो यहाँ पर 144 प्लस में 89, 233 दिया, प्लस में 3 जो न्यूट्रॉन निकले हमारे पास, तो 3 न्यूट्रॉन का एक एक एक, यानी कि 3 मास तो यहाँ भी है। तो यहाँ पर ये जो मास हमारे पास आएगा 3, ये भी हम ऐड करेंगे क्योंकि 3 न्यूट्रॉन्स भी तो निकले और हर एक न्यूट्रॉन का एक यहाँ पे मास है, तो यहाँ पर 3 ये भी ऐड हो जाएगा। तो इसमें 233 प्लस में 3 अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 336, यहाँ पर 33। तो यानी कि राइट साइड में तीनों मासेस को जोड़ने पर कितना आ गया हम पे 236। यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी देखो कितना आ रहा है 236। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमेशा कभी भी रिएक्शंस अगर होगा तो हमेशा बैलेंस रहने चाहिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, कई हमें ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें ऐसे ही इक्वेशंस दे देंगे और उसमें हमें बैलेंस करना होता है। तो बहुत ही सिंपल है, टोटल काउंट कर लेना इधर प्रोटॉन्स कितने हैं, मतलब इसका एटॉमिक नंबर इधर कितना बन रहा है और टोटल मास नंबर इतना कितना बन रहा है, तो वो हम कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे वो तुमसे ऐसे भी दे सकता था कि इसका मान लो ये नहीं देता, ठीक है, यहाँ पर कुछ ये हम एक्स ले लेते, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड करते निकालते कि कितना होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि गिवन होता 3 है, ये 89 है, यहाँ पे हमने जो दोनों को जोड़ा 236 है, तो उससे हम कैलकुलेट करके इसका बता सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि हमेशा एलएचएस में और आरएचएस साइड में जो मास नंबर है टोटल वो इक्वल होने चाहिए, साथ ही साथ में यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना कि न्यूक्लियर फिशन का, क्योंकि कई बार डायरेक्ट एग्जाम्पल सहित इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 235 है। ठीक है, 235 जो आइसोटोप है उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, और ये तुम्हें ध्यान रखना है इनके, ये क्या नाम है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इस एग्जांपल का तो ये दोनों याद रखो। ठीक है, क्रिप्टॉन का भी और बेरियम का भी। अब आते हैं हम अगला, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन तो था टूटना, है ना, किसी हैवी न्यूक्लियस के टूटना। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जुड़ना। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लिय, अब की बार क्या होंगे कि जो लाइटर न्यूक्लिय होंगे वो ऐड होंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक लाइटर न्यूक्लियाई है प्लस में एक और लाइटर न्यूक्लियाई है, और ये दोनों कंबाइंड अगर होंगे तो एक हमें हैवी न्यूक्लियस देंगे। ठीक है, इस तरह का, और साथ साथ में जो हमारे पास छोटे प्रोटॉन पार्टिकल्स हैं वो मिल जाते हैं हमें। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब भी लाइटर न्यूक्लियाई, दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई मिल करके एक हैवी न्यूक्लियस हमें देता है, ठीक है, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकलेगा इसमें, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। जो सन में फिनोमिना होता है वो कौन सा फिनोमिना होता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सन के अंदर दो दो जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है वो कंबाइन होकर के हीलियम बनाते हैं, ये सब फिनोमिना हमें देखने को हमें मिलता है। ठीक है, उसके अलावा हम ऐसे भी रिएक्शन देखते हैं जिसमें दो हाइड्रोजन मिल करके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं, हमने पढ़ा था ना उसके आइसोटोप कौन से थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। तो ये प्रोटियम प्रोटियम को जब मिलाया हमने तो ये हमें हाइड्रोजन दे रहा है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन दे रहा है साथ साथ में एक यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन दे रहा है, पॉजिट्रॉन मतलब प्लस वाला चार्ज जिस पे। ठीक है, पॉजिट्रॉन दे रहा है, साथ में पॉजिट्रॉन क्या लेके आता है अपने साथ, न्यूट्रिनो लेके आता है, इलेक्ट्रॉन क्या लेके आता है, एंटी न्यूट्रिनो लेके आता है। तो ये ध्यान रखना कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो किसके साथ लगाना है, एंटी न्यूट्रिनो मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा जो, और न्यूट्रिनो मतलब जो सिर्फ पॉजिट्रॉन के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब जैसे कि इसमें जो ये न्यूक्लियर फिजन है इसको कैसे डिफाइन किया हमने, इट इज द फिनोमिना ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई।
ठीक है, इनटू अ हैवी न्यूक्लियस। जब दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन होकर के एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। और इसका एक एग्जांपल क्या ले सकते हो, तो इसका एग्जांपल हमने लिया है कि जब हमने प्रोटियम प्रोटियम, ये क्या है हमारे पास दोनों, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है जिनका नाम क्या है, प्रोटियम, प्रोटियम, और ये भी हमारा क्या है, प्रोटियम, ठीक है। और ये इक्वल नहीं होगा, ये एरो है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो प्रोटियम प्रोटियम यहाँ पर मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं तो क्या देते हैं, तो देखो ध्यान से, ये प्रोटियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन ही तो है ये, तो इसका एटॉमिक नंबर 1, लेकिन मास नंबर के यहाँ पे 1, इसका भी 1। जैसे ही कंबाइंड होंगे तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन देंगे जिसका मास नंबर बन जाता है 2, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 1 है। अब देखो 1 + 1 होने चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, तो इसका मतलब एक प्लस का 1 यहाँ पे रह गया होगा, और 1 + 1 हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो पक्का कोई इस पे मास नहीं होगा, कोई मास नहीं है, मतलब यहाँ पर E के ऊपर 0। ये हमने ये मास नंबर इसका क्या लिया, 0। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 1 + 1 लिया हमने, तो ये क्या है, ये पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है। और पॉजिट्रॉन क्या लेके आएगा अपने साथ, न्यूट्रिनो लेके आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल, और साथ ही साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये भी मत भूलना कि यहाँ पर जो हीट है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कंपैरिजन में उससे ज्यादा निकलता है इसमें हीट, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो काफी अच्छा फ्यूल का सोर्स हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है इसको कंट्रोल कर पाना। जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसको न्यूक्लियर फिजन के कंपैरिजन में, जो पहले हमने पढ़ा था, न्यूक्लियर फिजन के कंपैरिजन में इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पहली बात इसको स्टार्ट कर पाना मुश्किल होता है, दूसरी बात अगर स्टार्ट हो गया तो इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। तो इसका जो क्या कहते हैं, यहाँ पर सन के जो अंदर होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला ही रिएक्शन होता है कि 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस अराउंड इतना टेम्परेचर होना चाहिए, और जो उनमें कोलैप्स होते हैं, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कोलैप्स करके हीलियम बनाते हैं। तो ये एक प्रोसेस, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, और ये जो फिनोमिना है ना, ये फिनोमिना कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, प्रैक्टिकली कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए अभी तक हम इसको मतलब एकदम बढ़िया तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर हम कंट्रोल कर पाए इन फ्यूचर तो हम क्या कहते हैं, काफी ज्यादा मतलब ये हेल्पफुल रहेगा हमारे मतलब ये पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें एक फ्यूल का सोर्स मिल जाएगा अच्छा खासा, जो पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट करेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी देगा, ठीक है। तो ये पॉल्यूशन भी नहीं करता है, और जो पिछला वाला हमने पढ़ा था न्यूक्लियर फिशन, वो पॉल्यूशन भी बहुत करता है और हार्मफुल भी रहता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह हम बनाते हैं ना समुद्रों के किनारे में, जहाँ खासकर लोग वगैरह ना रहते हों, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूज करते हैं हम न्यूक्लियर पार्टिकल्स एलिमेंट्स, जैसे ये यूरेनियम, ये सब के जो वेस्ट रहते हैं वो भी काफी ज्यादा हार्मफुल रहते हैं। तो इसीलिए इधर उधर हम फेंक भी नहीं सकते उनको, ठीक है। और उतना ज़्यादा उसमें एनर्जी नहीं मिलता जितना कि इसमें एनर्जी मिलता है, लेकिन इसको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो अभी तक तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए पूरी तरह से, अगर हम इसे कंट्रोल कर पाते हैं तो ये फ्यूल का एक अच्छा खासा सोर्स बन सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। न्यूक्लियर फिजन क्या है, फिजन मीन्स टूटना, यानी हैवी न्यूक्लियस का लाइटर न्यूक्लियर में टूटना, उसके एग्जांपल भी ध्यान रखोगे। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है कि दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियर का आपस में जुड़ना और एक हैवी न्यूक्लियस बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स वगैरह ध्यान रखने हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? प्रीति, मानसी, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन सही आगे समझ? हाँ भैया, आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे हुए हैं तो इनको एक बार देख लो क्या है। न्यूक्लियर फिजन इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूजन रिएक्शंस हैपेंस इन द सन। जो मैंने बताया, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में हम यूरेनियम वगैरह थोरियम वगैरह यूज करके एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो फिनोमिना है वो कौन सा है, न्यूक्लियर फिजन वाला है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कौन सा फिनोमिना होता है, न्यूक्लियर फिजन का, और सन में कौन सा होता है, फ्यूजन का, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन गिव मोर एनर्जी देन द न्यूक्लियर फिशन। जो मैंने अभी बताया कि काफी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर फ्यूजन में एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फिशन, ठीक है।
न्यूक्लियर फिजन इज अ कंट्रोल प्रोसेस। न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो कंट्रोल प्रोसेस है। इसको हम जो डी हैवी वाटर होते हैं D2O, इन सब से कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेफाइट वगैरह होता है उनसे कंट्रोल करते हैं, सब ये यूज़ करते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं। तो ये चैप्टर हमने कवर कर लिया, ख़त्म कर लिया इसको। ठीक है, अब उसके बाद थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वो हम करेंगे, और इसका भी फिर टेस्ट देना होगा। अच्छा, फिर सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, और मैंने टेस्ट बोल रखा ना संडे को ऑप्टिक्स का। हाँ भैया। हाँ, तो वो तैयार कर लो बढ़िया।